न्यूज काउंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन कितना ज्यादा बेहाल है और वहीं सिस्टम में जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को ये बाढ़ और बारिश उजागर कर रही है। कहीं एक्सप्रेसवे और कहीं सड़कें धंस रही है तो कहीं जाम ने कई शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो एक तरफ कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही, दोनों मिलकर आम आदमी की जिंदगी पर दोहरी मार करते नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और शहर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर, ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है वो भ्रष्टाचार का सिस्टम वाला गड्ढा है। लेकिन दूसरी तस्वीर को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से गड्ढे हो रहे हैं, कैसे जनजीवन बेहाल है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुदरत के इस कहर ने एक और सच्चाई को कैसे उजागर कर दिया है। सिस्टम में गहराई तक जड़े जमा चुके भ्रष्टाचार को जहां बारिश तेज हुई वहीं सड़कों की हकीकत सामने आ गई। कहीं एक्सप्रेसवे धंस गया तो कहीं नई बनी सड़कें ही पहली बारिश में गड्ढे में तब्दील हो जा रही हैं। ऊपर से चमचमाती सड़कें लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखली, जो पहली बारिश की मार को सहन नहीं कर पाई। शहरों में हालात और भी खराब है, सड़कों पर जल भराव है, लंबे लंबे जाम है और घंटों तक लोग इस जाम में फंसने के लिए मजबूर हैं। तो देश के कई राज्यों में जल विस्फोट हो चुका है, पहाड़ से लेकर मैदान तक, जिसका रौद्र रूप नजर आ रहा है। आधे भारत से जल प्रलय से जुड़ी कई परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं लैंडस्लाइड है जिससे रास्ते बंद हैं, बादल फटने से तबाही का मंजर है, कहीं पानी का प्रचार है तो कहीं पहाड़ों पर भीषण तबाही मची है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। तो बाढ़ और बारिश से देश के अलग अलग राज्यों का बुरा हाल आपके सामने रहा है। अब आपको बताते हैं कि बाढ़ और बारिश ने कैसी तबाही मचाई है, जरा वो जानिए। बाढ़ और बारिश का जाल, हर तरफ बुरा हाल। दिल्ली एनसीआर के सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर जाम वाली स्थिति है। उत्तराखंड की बात कर लें तो लैंडस्लाइड है, क्लाउड बस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं असम में नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 90 से ज्यादा लोगों की असम में, अकेले असम में इस जल प्रलय से मौत हो गई है। अब देखिए, अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जो पहली तस्वीर, जो घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा, वो देखिए जरा, ये देखिए 10 फीट पूरी सड़क धंस गई है। और दूसरी तरफ ये वाला जो मंजर है, ये वाला, ये लुधियाना में एक घर के सामने कितना बड़ा होल हो गया, जरा वो देखिए। पहली तस्वीर आगरा की, दूसरी तस्वीर पंजाब के लुधियाना से आई है। इन दोनों जगहों पर सिर्फ सड़कें नहीं धंसी हैं बल्कि उन दावों की सच्चाई ये गड्ढे खोल रहे हैं जो हर साल विकास के नाम पर लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। ये महज हादसे की तस्वीर नहीं बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां ऊपर से चमक धमक तो दिखती है लेकिन अंदर से ये सड़कें कैसी खोखली हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी जड़ों में है। लाखों करोड़ों के टेंडर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, लेकिन पहली ही बरसात में सड़कों का दम निकल जा रहा है। आगरा में सड़क धंस गई है तो लुधियाना में भी बुरा हाल है। जगह बदलती है, शहर बदलता है, लेकिन कहानी वही की वही रहती है जो इन दोनों तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब आगरा के पौष कर्मरोगी योट की जो सड़क है वो धंस गई। सड़क के बीच करीब 5 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। 4 महीने पहले बनी सड़क पर 1 महीने में दूसरा बड़ा गड्ढा बन गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर उस गड्ढे में उतर गए और निर्माण कार्य में कैसी भारी लापरवाही बरती गई है उसका जीता जागता नमूना उन्होंने पेश किया है। कहीं भी आप देख लीजिए, जहां देख लीजिए, जब परसों की बात है कि हरिपर्वत एमजी रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ कुछ दिन पहले आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया। तो जहां आप देखेंगे उससे पहले आवास विकास में गड्ढा हो गया था। पूरा आगरा को गड्ढा नगरी कहलाना चाहिए। आगरा की तस्वीर आपने देखी, शहर बदल रहा हूं, राज्य बदल रहा हूं, लेकिन तस्वीर वही है। अब बात पंजाब के लुधियाना की करने जा रहा है जहां अचानक एक घर के सामने की जो मुख्य सड़क है वो पूरी की पूरी धंस गई। राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सड़क को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। अब ये देखिए, सामने घर है और उसके पूरे सड़क, उसके घर के सामने की जो गेट के सामने की पूरी सड़क है वो पूरी तरह से धंस गई है। ये डीएमसी रोड की तरफ जाने वाली सड़क है जो लगभग 15 से 20 फीट तक गहराई तक ये धंस गई है, जबकि गड्ढे की लंबाई लगभग 30 फीट बताई जा रही है। ये हाल पंजाब का है। अब आगे बढ़ते हैं और असम में बाढ़ बारिश ने कैसी भीषण तबाही मचाई है और बाढ़ से असम के कितने जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उसको लेकर एक डिटेल बता रहे हैं आपको। असम में पानी सिर्फ बह नहीं रहा बल्कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। तेज बहाव में सड़कें ऐसी टूट कर बह रही हैं जैसे रेत बहती हो। सड़कें टूटने से गांव का संपर्क टूट चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। अब उत्तराखंड के चमोली में उफान मारते नाले में एक कार फंस गई। कार में कई यात्री सवार थे। कार को सैलाब से निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई और फिर जेसीबी की मदद से कार को नाले से बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कार को बैक साइड से रस्सी से बांधा गया और फिर जेसीबी ने कार को धीरे धीरे नाले से बाहर निकालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद कार उफान मारते नाले से बाहर निकली है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बादलों का रौद्रकाल नजर आ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से एक तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की खामोशी अब टूट रही है और उसकी जगह ले रहा है गिरता मलबा और डरावनी आवाजें। टिहरी में लैंडस्लाइड ने सड़कों को निगल लिया है। रास्ते बंद हो गए हैं और लोग बीच रास्ते में फंस गए हैं। हर गुजरते पल के साथ खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं। कुदरत के आगे सारी सरकार की तैयारियां छोटी नजर आ रही है। हर पल दहशत से भरा हुआ है और लैंडस्लाइड के दौरान ये आवाजों को जरा सुनिए। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह कुदरत का कहर कितना ज्यादा खतरनाक है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। शिमला में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। राज्य के करीब 145 ऐसी सड़कें हैं जिनको यातायात के लिए एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। मंडी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही है। मंडी में हालात ऐसे हैं कि हर रास्ता खतरे से भरा है। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं मलबे ने रास्ता मिटा दिया है। गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि चेतावनी है कि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कितना खतरनाक और बुरा हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 64 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज पहली ही बरसात में धंस गया। अप्रोच रोड धंसने से बड़ी बड़ी गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने पहले ही ओवरब्रिज का निर्माण का काम पूरा होने के बाद राहगीरों के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन पहली बरसात में ही अप्रोच रोड धंस गया। पुल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज काउंटर में आज बिहार के राजधानी पटना में एक बड़े हंगामे की बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक हादसा हुआ और मौत पर ऐसा कोहराम मचा कि पटना की सड़कों पर आक्रोश वाली आग चारों तरफ नजर आई है। गुस्साई भीड़ के हाथों जो लगा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया और बिहार की राजधानी पटना का 0 माइल इलाका आज रण क्षेत्र में तब्दील हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों के पथराव और चौतरफा हमले के सामने पुलिस बेबस नजर आई है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि खाकीधारियों को अपनी जान बचाकर गाड़ी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। और सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद कैसे हालात पटना की सड़कों पर बेकाबू हुए हैं, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, गुस्साई भीड़ ने 2 पुलिस की गाड़ियों को, कई सारी बसों को और बाइक समेत करीब 10 वाहन ऐसे थे जिनको आग के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट जला दी गई। नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जाम लगा। दरअसल हुआ क्या था वो बताते हैं आपको। यह हंगामा हुआ क्यों? रोड क्रॉस करने के दौरान एक युवक मनीष कुमार बस की चपेट में आ गया और वहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद
जो भीड़ उसके बाद इकट्ठा होती है वो लोग वहां पर जमकर उत्पात मचाते हैं। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची तो लेकिन हालात को कंट्रोल करने में घंटों लग गए। तनाव को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है। इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है। यहाँ लोकल गांव का जनता लोग यही रहा। जाम लगने का कारण और ये चापा पड़ने का एक कारण भी है। इधर का रोड देखिए कितना छोटा रोड है और यहाँ पे गाड़ी का भार ज्यादा। और पटना में उपद्रव किया बाबा, हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने उस स्लीपर बस में भी आग लगा दी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। 1 घंटे तक ये बस जलती रही। जिस बस से ये हादसा हुआ था वो पश्चिम बंगाल से आ रही थी। बस में तमाम यात्री सवार थे। आग लगने की घटना से पहले यात्री जान बचाकर जैसे तैसे बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। अब उपद्रव की हम आपको चौथी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। भीड़ ने 0 माइल पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की है। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी 5 से ज्यादा बाइकों में भी आग लगा दी। NH30 पर जैसे ही मनीष को एक बेकाबू पैसेंजर ने बस ने कुचला, वैसे ही मानो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतारा। लाश को सड़क पर रखकर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और फिर शुरू हुआ हिंसा का वो तांडव जिसने शासन प्रशासन के इकबाल को हिलाकर रख दिया। बड़े पहाड़े में स्पॉट डेट हो गया है। देखिए बस में आग। अब हम आपको बिग वॉल पर लेकर चलते हैं और 4 तस्वीरें दिखाते हैं और पूरे हालात को समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पटना की आज मुख्य कॉलोनी और मुख्य सड़कें कैसी जलती और धधकती नजर आई हैं। जरा वो सबसे पहले देखिए। आक्रोश की आग, हादसा और मौत के बाद कैसा कोहराम मचा हुआ। पहली तस्वीर, पब्लिक का गुस्सा जरा देखिए कितना ज्यादा है। ये जो गाड़ी जल रही है ये पुलिस की गाड़ी थी। वो स्कॉर्पियो जिसमें पुलिस मदद करने के लिए पहुंची थी लेकिन जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। बस में कैसे आग लगाया गया है ये तस्वीर देखिए। और ये वही बस है वैशाली ट्रेवल्स की जिसके कुचलने से मनीष कुमार नाम के शख्स की मौके पर मौत हो गई है। तीसरी तस्वीर देखिए, चेक पोस्ट है, पुलिस का चेक पोस्ट जहां पर ट्रैफिक पुलिस बैठती है और ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, वहां पर आग लगा गया। और चौथी तस्वीर में पुलिस की टीम जो मौके पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आई थी, जान बचाकर कैसे भागना पड़ा। अब देखिए युवक की मौत के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में थी। भीड़ के सामने जो भी आया वो उसमें आग लगाती चली गई, चाहे वो बस हो, पुलिस की गाड़ियां हो, बाइक हो, कुछ भी हो। उग्र भीड़ ने सबसे पहले उस बस में आग लगाई जिसमें हादसा हुआ था और जब पुलिस की टीमें स्थिति संभालने पहुंची तो उनका आक्रोश का रुख उनकी तरफ मुड़ गया और इसके बाद यह पूरा तांडव पटना की सड़कों पर खेला गया है। एक एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से? वो रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। जो गाड़ी लगी हुई तो जो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था उसमें आग लगाया है, देख रहे हैं। बताया जा रहा है प्रेस की भी गाड़ी को आग लगाया है। अभी जानकारी नहीं, अभी तो हम लोग विधि व्यवस्था में। अभी क्या स्थिति है सर? अभी ठीक है, अभी कंट्रोल है। रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट के बाद मृतक का सबको रखकर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। अभी रोड सब उठवा दिया गया है, रोड वापस चालू करा दिया गया। धन्यवाद। बात करते हैं नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर की और सीबीआई ने इस मामले में जो चार्जशीट पेश की है उसको सुनकर, उसकी डिटेल्स जानकर यकीन मानिए सिस्टम से आपका भरोसा टूट जाएगा। यह भरोसा उठ जाएगा क्योंकि पेपर लीक के रट्टा उस्तादों की बात करने जा रहे हैं और नीट केस का यह नया राज है जो खुला है और जो करता धरता थे इस मामले में वही चोर निकलकर सामने आए हैं। सीबीआई ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 94 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि एनटीए के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स
जो पेपर बनाते हैं उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया। आप बताइए भरोसा किस पर करें? सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे और मनीषा हवलदार को मुख्य अभियुक्त बनाया है। चार्जशीट में सीबीआई ने यह भी बताया है कि पेपर लीक कैसे किया गया, अभियुक्तों ने सिस्टम की किन खामियों का फायदा उठाया और उसके बाद कैसे पूरी व्यवस्था को भंग कर दिया गया। अब सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नीट पेपर लीक के 3 मुख्य गुनहगार हैं, उनके चेहरे, उनकी करतूत और सीबीआई की चार्जशीट की एक-एक मुख्य बातें बिग बॉल पर लेकर आ रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले वो व्यवस्था देखिए जिस व्यवस्था में ये लोग पेपर देते हैं, वो तस्वीर दिखाएंगे आपको। लेकिन जो 3 मुख्य किरदार हैं, जरा उनको पहचानिए और उनकी एक-एक डिटेल्स आपके सामने। ये तीनों चेहरों को पहचान लीजिए, पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे और मनीषा हवलदार। ये कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, कोई बायोलॉजी का लेक्चरर है और कोई फिजिक्स का टीचर है। कैसे इन्होंने संगठित रूप से ये पूरा अपराध किया है वो जानिए। ये पेपर लीक के 3 मुख्य किरदार हैं, इसमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे, मनीषा हवलदार हैं। केमिस्ट्री प्रोफेसर, बायोलॉजी लेक्चरर और फिजिक्स के टीचर हैं। सीबीआई जांच में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि इन्हीं 3 शिक्षकों ने नीट का पूरा पेपर सेट किया और तीनों शिक्षकों ने मिलकर पेपर का मराठी में अनुवाद भी किया। अनुवाद के रफ वर्क के लिए जो सादे कागज दिए गए थे, पीवी कुलकर्णी ने उन्हीं कागजों से छोटी छोटी पर्चियां बना ली, जैसा नकल के लिए बच्चे करते हैं वैसे ही अध्यापक कर रहे थे। सोचिए किस पर भरोसा किया जाए। केमिस्ट्री के सवालों के विकल्प के साथ उसको लिख लिया और अपनी कोचिंग के क्लास के छात्रों तक यह सवाल पहुंचा दिया। पेपर महाराष्ट्र से हरियाणा और उसके बाद राजस्थान तक पहुंचा और संगठित तरीके से नीट का पेपर लीक उन लोगों ने कराया जिन पर पेपर को बनाने की जिम्मेदारी थी। अब जिन शिक्षकों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही पेपर को लीक कर दिया। नीट का जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से वहां से लीक नहीं हुआ, बल्कि एनटीए के ऑफिस से यह पेपर लीक हुआ, यह सीबीआई कह रही है। पेपर लीक कैसे हुआ यह भी अब हम जान लेते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे हुआ पेपर लीक यह बताया गया है। एनटीए के विषय जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मिलकर इस पेपर को लीक किया है। 3 विषय विशेषज्ञों ने, जिनका जिक्र हमने किया, उन्होंने एनटीए से पेपर को निकाला। प्रश्न पत्र अलग अलग तरीकों से बाहर निकाला गया चिट के जरिए, और बाहर निकलते वक्त विशेषज्ञों की तलाशी नहीं ली जाती थी, क्योंकि ये तो गुरुजी थे, ये तो पेपर बना रहे थे, ये कैसे बिक सकते हैं, ये कैसे चोरी करवा सकते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड यही निकले हैं और एक अभियुक्तों ने प्रश्न पर्ची पर लिखकर छिपा दिया। 2 अन्य अभियुक्तों ने सारे प्रश्न को याद कर लिया और होटल लौटकर अपनी कॉपी में प्रश्नों को टिक कर दिया कि ये वाले जो प्रश्न थे वो आएंगे। अब पेपर लीक करने वालों ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का कैसे फायदा उठाया, कुछ ग्राफिक्स उसको लेकर हम लोगों ने बनाया है, जरा वो जानिए आप। अब सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का कैसे इन तमाम लोगों ने फायदा उठाया उसको समझते हैं। एनटीए कार्यालय की पहली मंजिल पर गोपनीय विंग है, जहां नीट का पेपर सेट किया जा रहा था। गोपनीय विंग में सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, यह कितना बड़ा लैप्स है। एनटीए दफ्तर में 20-25 दिनों का ही सीसीटीवी फुटेज बैकअप है। पेपर से जुड़ा काम 7 अप्रैल को पूरा हो गया। सीबीआई ने मामला 12 मई 2026 को दर्ज किया। संबंधित अवधि का सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जब ये तमाम मामले सामने आए हैं, तो उसके बाद अब छात्रों को इंसाफ मिलने की राह आसान होती नजर आ रही है और इन घटनाओं से सरकार सबक लेती नजर आ रही है। न्यूज काउंटर में बात करेंगे रांची में चल रहे उस आंदोलन की जिसने झारखंड की सरकार को हिला कर रख दिया है। माननीय हेमंत सोरेन से हमसे निवेदन है, तो आए हम लोग की बात को सुने। इतना दिनों से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, और सरकार की तरफ से रवैया जो देखी जा रही है, ये बिल्कुल असंवेदनशील और छात्रों के प्रति बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बड़ा दिल दिखा करके मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। तो झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र 14 दिनों से धरने पर हैं।
आज एक बार फिर से सरकार की तरफ से रांची के एसडीएम और दूसरे अधिकारी छात्रों से मिलने पहुंचे। सरकार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता के होने पर आपत्ति है। सरकार ने साफ किया है कि वो केवल और केवल छात्रों से बात करेंगे। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ छात्रों से बात करना चाहती है। सरकार की शर्त पर छात्र मान गए। सरकार से वार्ता के लिए जाने वाले छात्र प्रतिमंडल की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। ये छात्र हैं पीयूष, कार्तिक, सोरेन, राजेश प्रसाद, अंकित, रविंद्र पासवान और आनंद कुमार। अब छात्रों से बात करने आए एडीएम धनंजय कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो वो झुंझला गए। क्या कुछ झुंझलाहट में उन्होंने कहा है वो सुनाते आपको। बार बार मिलने आ रहे हैं, इन लोगों का सुख दुख पूछने आए थे, सिर्फ सुख दुख पूछने, सुख दुख कुछ समस्या है वो पूछने के लिए बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। पूछने के लिए क्या समस्या। अब जिन अधिकारियों को सरकार ने भेजा है वो ये कह रहे हैं कि मौके पर सुख दुख पूछने आए हैं, तो उधर हेमंत सोरेन छात्रों से वार्ता की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो सुनिए। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। अब छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी और जयराम महतो हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो कहते हैं बेशर्मी की हद है। आप बोलना था मुख्यमंत्री को बोलते कि भाई सीबीआई जांच करो, क्या आपत्ति है, एसआईटी गठित करो, क्या आपत्ति है, जो 16 लोग हमारे बच्चे मारे गए दौड़ में, क्या आपत्ति है उनको 1 करोड़ देने, ये बोलना चाहिए था। आप तो दिखावा कर दिए। लेकिन झारखंड के बच्चे आधे महीने से 6 लोग अनशन में बैठे, लेकिन आधा महीने के बीतने के बाद भी सरकार, झारखंड की सरकार आधा कदम भी नहीं बढ़ पाई। मांगे क्या है? जेपीएससी 14वीं की परीक्षा है और उस अभय तिवारी उन्होंने सेकंड रैंक के साथ पास किया था और उसके परिवार के कई सदस्य इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जिन जिन परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ है और टीडीपीएल कंपनी का जिस जिस परीक्षा में हाथ है, कहीं न कहीं वो जांच के दायरे में आते हैं, वो कटघरे में आकर खड़े होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है और ये सत्य है, अगर सही से जांच हो तो प्रमाणित हो जाएगा। अब रांची में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराया और क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। पहली 14वीं जो जेपीएससी, पहली मांग ये है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई और ईडी को दे सरकार। तीसरी बात यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाए। चौथी बात यह है कि टीडीपीएल को ठेका देने वाले अफसरों पर एक्शन लिया जाए। पांचवी यह है कि पेपर में देरी के कारण जो उम्र सीमा है उसमें छूट दी जाए। छठी बात यह है कि ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्ट का भी विकल्प शामिल किया जाए। शिवांग माथुर रांची पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवांग, लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, सरकार बातचीत कर रही है, डेलीगेशन बन रहा है, अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज का स्टेटस और अपडेट क्या है? छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सरकार का रुख क्या है और मिड में कुछ निकलता नजर आ रहा है क्या? देखिए, सरकार ने तो आज विधानसभा सत्र में कहा कि हम छात्रों को मिलने के लिए बुलाएंगे, लेकिन अब शाम के 5:30 बज रहे हैं।
बावजूद इसके अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया, ना समय बताया गया, ना जगह बताई गई। छात्रों ने अभी कुछ देर पहले अपनी सूची जारी करी है, उसमें बता दिया है कि कितने लोग जाएंगे। उसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, और छात्र भी अब इंतजार कर रहे हैं कल से कि सरकार उनको बुलाए तो बातचीत आगे बढ़े। आज का पूरा दिन भी इसी में चला गया कि कब बातचीत होगी। छात्रों ने अपनी तैयारी कर ली है, उनकी क्या क्या मांगे हैं, जैसा आप बता भी रहे थे, छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि उनकी मांगे क्या हैं, वो किस तरह के रिफॉर्म्स चाहते हैं और किस तरह की चीज़ों को चाहते हैं कि वो परीक्षाएं रद्द हो जाएं। सीबीआई जांच की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर देर शाम में छात्रों की कोई बातचीत होती है तो गतिरोध खत्म होता है या नहीं। हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी, वो दूसरे या तीसरे चरण में होगी। पहले दौर की मुलाकात जो है वो 4 आदमियों की जो कमेटी बनाई है सरकार ने, उस मुलाकात का आज शाम को पहला पड़ाव पार होगा। तो इंतजार किया जा रहा है। शिवांग, आप नजर बनाकर रखिए, कोई अपडेट होगा तो हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन इस आंदोलन पर पूरे देश की नजर है। अब छात्रों के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बाहर भी बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। नेता विपक्ष समेत कई विपक्षी नेताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं, तो वहीं विधानसभा परिसर में बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक अपने साथ पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे थे। और मैं तो बार बार कहता हूं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि, हमें तो प्रत्येक 5 साल में एग्जाम देना होता है जनता की अदालत में। और ये जो लोग आज पैसे से नौकरी लोग खरीद रहे हैं, तो अगले 20, 25, 30 वर्षों तक भ्रष्टाचार की रायता कोई लोग बोएंगे। तो इसलिए झारखंड को बचाना इस भ्रष्टाचार से जरूरी है। अब रांची के आंदोलन में लेफ्ट गुट की छात्र नेता नेहा बोरा का विरोध हो गया। छात्र उनकी लेफ्ट की विचारधारा की वजह से उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान में किसी ने आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। छात्रों के समर्थन में आज शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। बड़ी खबर आ रही है एफसीआरए बिल पर। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। बिल पर देश की संसद निर्णय लेगी, ये एमईए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिल पर कई देशों की टिप्पणियां हम देख रहे हैं। संसद में बिल देश का आंतरिक मामला है। कई देश विदेशी फंड नियंत्रित करते हैं। यह एमईए कह रहा है अमेरिका भी उन देशों में शामिल है। जहां तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। बात लखनऊ के सियासत की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 706 करोड़ की 194 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। आपको सुनाते हैं कि अंबेडकर नगर के दौरे के दौरान सीएम योगी कैसे समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी का विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं, गरीबों का उत्थान और इसमें कोई रुचि नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। वसूली के लिए भाई भतीजेवाद का बोलबाला नौकरियों में होता था। भाई भतीजेवाद के नाम पे डकैती पड़ती थी युवा के हक पर। पैसे दे बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी और युवा योग्यता के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। पठन पाठन का माहौल चौपट था, कानून व्यवस्था तहस-नहस हो चुकी थी। रोज दंगे, कभी सहारनपुर में दंगे, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे, कभी मेरठ में दंगे, कभी मुरादाबाद में दंगे,
कभी हापुड़ में दंगे, कभी अलीगढ़ में दंगे, कभी एटा में दंगे, कभी मथुरा में दंगे, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। इन्होंने दंगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना खराब कर दिया था, लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान को देखना पसंद नहीं करते थे। नौजवान के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया। हस्तशिल्पी और कारीगर प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था। व्यापारी त्रस्त था। हर समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाता था, अवैध वसूली करता था। थानों में इनके कब्जे थे, तहसीलों में इनके कब्जे थे, गुंडागर्दी की चरम थी और लोगों के मन में ये भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और ये गुंडागिर्दी की चरम प्रदेश के पहचान के लिए, नौजवानों की पहचान के लिए, अन्नदाता किसानों के सामने यहां पर आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करने की स्थिति हो गई थी। कारीगर प्लान कर रहा था। बहनों और भाइयों, हर जिले में इन्होंने एक एक माफिया पाल लिया था। कहीं बालू माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया। ये माफिया हर जिले में, पेशेवर माफिया। आप देखते होंगे इनके इतिहास को। वर्तमान पीढ़ी को बताइए किस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई हुई थी। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश है।